नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूपी में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 61 सीटों पर हो रहे इस चुनाव का ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अब तक हुए 4 चरणों में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को चुनौती दी है, उसने सारे चुनावी समीकरणों को ध्वस्त किया है। 5वें चरण का मतदान बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या के मतदाता इस बार भी उसे या तो राम मंदिर की कसौटी पर कसेंगे या फिर अपनी बुनियादी जरूरतों से जूझ रही अपनी जिंदगी के सवालों को कसौटी पर कसेंगे। अयोध्या की लड़ाई बीजेपी के लिए जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल भी। यूपी में 5वें चरण के मतदान के दौरान कई बड़े नामों के भी भाग्य का फैसला होगा। इसमें राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट सिराथू पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ से कृष्णा पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां हैं, रामपुर खास से आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, अयोध्या से तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे जैसे नेताओं की किस्मत भी दांव पर है। वहीं सिराथू में योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी मुश्किल में घिरे हुए हैं। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को जिताने के लिए खुद अखिलेश यादव और अन्य सपा नेताओं ने सिराथू के कई दौरे किए। तमाम सर्वे में पल्लवी पटेल को मजबूती से चुनाव लड़ते पाया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 11 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पक्षकारों और इंटरवीनर्स को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी गई है। इस मामले में न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बता दें, कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद ये मामला बड़ा हो गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसके बाद अंतिम आदेश आने तक सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के 2 दिन बाद एनसीपी की सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना ने सामना में एक संपादकीय में केंद्रीय एजेंसियों की तुलना एडोल्फ हिटलर की नाज़ी सेना से की है। सामना में कहा गया है ये भगवान की इच्छा थी कि भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में वापस न आए। इसके साथ ही कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भगवान राम की इच्छा है कि मोदी, शाह और उनकी नाज़ी सेना 2024 में सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि एक कैबिनेट मंत्री को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया धोखा लोकतंत्र की हत्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व समूह संचालन अधिकारी यानी जीओओ आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसी रहस्यमय हिमालय के योगी से एनएससी की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण कथित तौर पर एनएससी की पूरी गोपनीय जानकारी साझा करती थी और उसकी सलाह से फैसले लेती थी। ये मामला आने के बाद से उस अज्ञात योगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा है सुब्रमण्यम को गुरुवार देर रात चेन्नई में अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। उन्हें आज एक अदालत में पेश किया जाएगा। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की राजधानी को पश्चिम से अलग करते हुए कीव के बाहर रणनीतिक होस्टोमेल हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही दुनिया से गुहार लगाई है कि वो रूस पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए। रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से जोरदार हमला बोल दिया है उससे आम लोगों के लिए अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि लोग मेट्रो स्टेशनों, बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं जो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया था। इस वजह से यूक्रेन में कई सड़कों पर भयंकर जाम लग गया था और एटीएम के बाहर भी लंबी कतारें लग गई थी। लोग बड़ी संख्या में सुपर मार्केट्स में भी पहुंचे थे जिससे वे आने वाले कुछ दिनों के लिए खाने पीने का सामान जुटा सकें। रूस के हमले के बाद यूक्रेन अब अलग थलग पड़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कह चुके हैं कि दुनिया ने उनको अकेला छोड़ दिया है। इस बीच जेलेंस्की ने अपने संबोधन में यूरोपीय नेताओं को निशाने पर लिया। जेलेंस्की का कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई रूस की तरफ से हो रही है उसके मुकाबले यूरोपीय नेताओं की कार्रवाई अपर्याप्त है।
जेलेंस्की का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह जब आपने कहा ये दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक बार फिर से हो रहा है और आप पर्याप्त जवाब नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि अगर अभी भी यूरोप जल्दी से कुछ कदम उठाता है तो रूसी हमले को रोकने में बहुत देरी नहीं हुई है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के नागरिकों से सेना में शामिल होने की अपील की। बता दें, जिस तरह से यूक्रेन को अपने दम पर छोड़ दिया गया है, उससे दुनिया के छोटे देशों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री का उनको फोन कॉल आया है। उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि छात्रों सहित भारतीय नागरिकों के हाल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उनके समर्थन की सराहना करते हैं। यूरोपीय संघ के शीर्ष वित्त अधिकारियों ने कहा कि यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंध लगाने के आर्थिक दर्द को सहन करने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने गुरुवार को रूस के वित्तीय, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाने, निर्यात नियंत्रण शुरू करने और यूक्रेन पर आक्रमण करने के रूस के फैसले के बाद अधिक रूसियों को ब्लैकलिस्ट करने पर सहमति व्यक्त की। इसका मतलब है कि जो देश रूस को अपने उत्पाद बेचते हैं, उनके व्यापार राजस्व में गिरावट देखी जाएगी। यूरोपीय आर्थिक आयुक्त पाओलो जेंटिलोनी ने कहा कि बेशक हम इस युद्ध के कारण आर्थिक रूप से कीमत चुकाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि ये युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की है और यूक्रेन संकट का हल बातचीत के माध्यम से करने का समर्थन किया है। शी ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में स्थिति में तेजी से बदलाव आया है और चीन बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए रूस और यूक्रेन का समर्थन करता है। एक ओर जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो दूसरी ओर चीन ने ताइवान का जिक्र किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन के राजदूत किन गांग ने कहा कि चीन के सभी नागरिकों की इच्छा है कि देश का पूर्ण एकीकरण हो जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरी ईमानदारी और कोशिशों के साथ चीन के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए तैयार हैं। ताइवान की स्वतंत्रता वाली अलगाववादी ताकतें इसमें बड़ी बाधा हैं। बीबीसी के अनुसार चीन के राजदूत ने कहा कि ऐसे में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका को ताइवान पर अपनी प्रतिबद्धताओं को देखना चाहिए और चीन के साथ मिलकर ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले अलगाववादी ताकतों का विरोध कर उन्हें नियंत्रित करने के लिए काम करना चाहिए। चीन ने कहा, ये सबसे बड़ी आम सहमति थी जिस पर दोनों पक्ष पहुंच सकते थे। वन चाइना पॉलिसी के बिना दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते थे। बता दें, ताइवान खुद को अलग देश मानता है और चीन का मानना है कि ताइवान उसी का एक प्रांत है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब उसी नीति से है जिसके मुताबिक चीन नाम का एक ही राष्ट्र है और ताइवान अलग देश नहीं है बल्कि उसका प्रांत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे मिसाइल हमले फिर से शुरू किए, लेकिन उसके सैनिकों को अधिकांश दिशाओं में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद गोलीबारी लड़ाई के दूसरे दिन भी जारी है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 10 सैन्य अधिकारियों सहित 137 लोग मारे गए हैं और 316 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण से इनकार करने पर यूक्रेन के 13 सैनिकों की रूस ने हत्या कर दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।